कौन बैठ रहे हैं? बुलाइए ना। दोनों बाजू कोई तो चाहिए। आप आइए चिन्मय जी आप बैठे और कोई बैठे। हम चालू करें। क्या हुआ? आज बहुत समय के बाद गुवाहाटी के पत्रकारों से बातचीत हो रही है। मैं कल शिवसागर गई थी और उसी के लिए आई हूँ। आज आप जानते ही हैं कि हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संयुक्त किसान मोर्चा की समिति की मैं सदस्य भी हूँ और इस पूरी मोर्चा में जो 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, किसान में हम लोग खेत मजदूर, पशुपालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, मच्छी मार, ये सबको हम पकड़ते हैं। हमने 2 बिल्स जो पेश किए हैं लोकसभा में, उसमें ये डेफिनेशन है, किसान की परिभाषा है। तो ये जो 500 संगठनों का जो समन्वय बना है संयुक्त किसान मोर्चा, इसकी भूमिका आज के चुनावी राजनीति में जो 5 राज्यों में चोटी पर पहुंची है उसमें यही है कि हम लोग किसानों का अवमानना करने वाले सरकार और सत्ताधीशों को हर मोर्चे पर सबक सिखाए, ये ऐलान जनता से करना चाहते हैं। क्योंकि जो जनता आज नहीं जानती होगी कि सही में ये मुद्दा केवल 3 कानूनों का नहीं है। 3 किसान विरोधी कानून तो वापस लेने ही है, बिजली बिल भी वापस लेना जरूरी है, उसका कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुद्दा है कॉर्पोरेटीकरण का, और पूरे देश में हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो कॉर्पोरेट्स की घुसपैठ है उससे आम जनता को वंचित रखते हुए देश की पूरी लूट हो रही है। और ये लूट आसाम और उत्तर पूर्व भारत, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, उसमें नहीं हो, यही हम सबकी अपेक्षा है। और आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में भी ये बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का सत्य क्या है? सत्य यही है कि हर बांध के डाउनस्ट्रीम में हजारों किसान ही नहीं, मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कोई पर्यावरण मंत्रालय कोई देखता नहीं है, तो लोगों को ही लड़ना पड़ता है। और ऐसे लोगों का आधार रहे हैं अखिल गोगोई। ये केवल विरोध के लिए विरोध करने वाले नहीं हैं। आप अभी आकर नर्मदा में हकीकत देखिए। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए बांध बना और कच्छ के कैनाल में तो मिट्टी भरी है, पानी नहीं, और पूरा पानी अडानी को, अंबानी को चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े बड़े शहरों को। तो ये हकीकत निकलती है। अब वहाँ के भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो नर्मदा बांध सरदार सरोवर के नाम पर 6 करोड़ गुजरातियों को फंसाया है। नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनके ही मुख्यमंत्री थे, और पानी के प्रोजेक्ट्स का जिनका अभ्यास था वो वही थे, सुरेश मेहता जी। अब क्या उपयोग? 60,000 करोड़ का बांध बन गया, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। हमने तो 35 साल संघर्ष करके 50,000 परिवारों को पुनर्वास ले लिया। जो बच्चे हैं आज भी चालू है, लेकिन हमारे जैसा पुनर्वास भी कहीं दुनिया में नहीं हुआ।
लेकिन क्या हर जगह ऐसी 35 साल की लड़ाई संभव है? तो जो अखिल गोगोई और उनके साथियों ने, अरुणाचल प्रदेश के कई साथियों ने क्या, वो एक जन आंदोलनों की भूमिका रही है। और पानी का मुद्दा देखे तो गुवाहाटी अच्छी तरह से जानता है कि जापानीज के जायको के पैसे से होने वाला प्रोजेक्ट 11 साल से नहीं हो पाया है, पीने के पानी की परियोजना। तो आज अखिल गोगोई जो चुनाव के रण मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाने वाले यही राजनेता रहे हैं। उनको जेल बंद रखने वाले और जेल बंद रखकर टोल हो या बांध हो, हर जनविरोधी मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले यही राजनेता है जो आज केंद्र में सत्ता में बैठे। झूठे आरोप लगाने की साजिश उनको अपनानी पड़ी, क्योंकि अखिल गोगोई एक सबसे अधिक जनाधार वाले जन आंदोलनकारी रहे और वो माओवादी नहीं रहे, वो कभी हिंसक नहीं रहे। तो भी उनके वहीं शिवसागर जोरहट के क्षेत्र में किसी सभा में कोई बैठे हैं सामने, वो माओवादी थे, इसलिए इनको माओवादी बना दिया। ऐसे अगर माओवादी होते तो माओ की मानना हो जाती। विचारधारा के बिना कोई माओवादी हो सकते हैं क्या? और अगर वो माओवादी होते तो जनाधार के बिना गेरिला वॉरफेयर करते, लेकिन वो तो उन्होंने कभी किया नहीं। तो ऐसी राजनीति जब उनको चुनौती देने लगी है, तो अखिल गोगोई जी ने उनका निर्णय लिया कि वो भी चुनावी राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। मैं तो चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, इसीलिए ये झंडा आपके सामने लगाया है। ये जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का झंडा है, जिसमें भी सैकड़ों संगठन है और हमारी संविधान सम्मान यात्रा भी नॉर्थ ईस्ट में पूरी आ चुकी है। पर आज हमको लगता है कि अखिल गोगोई को मुक्ति दो, मुक्ति दो और वोट दो, वोट दो, ये कहते हुए कल शिवसागर में जो जनशक्ति नहीं, जन सैलाब उभर के आया था, वो यहाँ की कृषम मुक्ति की अपेक्षा करता है और यहाँ की जनमुक्ति की भी अपेक्षा करता है। जन की मुक्ति किस चीज से? भ्रामक प्रचार से। और उस भ्रामक प्रचार की पोल खोल करना आज हमें जरूरी लगता है। आप समझिए कि जहां जहां केंद्र सरकार की, मोदी जी की पार्टी सत्ता में है, वहां वहां हिंसा के बिना कोई राजनीति नहीं चलती। आप अखिल गोगोई को हिंसक कहकर जेल में डालते हो और आप जगह जगह मुसलमानों को टारगेट करते हुए मॉब लिंचिंग करते हो, जो कि हिंदू धर्म की भी कभी भी भूमिका नहीं है अन्य धर्मियों पर हमला करने की, नहीं तो वो हिंदुत्व का भी अपमान है। लेकिन आप ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हो। किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, इस देश की संपत्ति की बात करो, इस देश में रोजगार की बात करो, सही विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए वो बात करो। और आपके 6 साल में देश का क्या क्या बेचा गया, केवल चाय नहीं, देश का क्या क्या बेचा गया और उसके असर क्या होने वाले हैं और हो रहे हैं। और आपने कहां कहां से विदेशी फंड लाए और उसका उपयोग क्या किया, इसकी बात करो। हम तैयार हैं पब्लिक डिबेट के लिए, कहीं भी हो जाए, लेकिन वो कभी चर्चा करने वालों में नहीं है। 15 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में बैठी, तो एक बार भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से चर्चा नहीं की। खैर, हमने लड़त लड़ी, उपवास हुए, जल सत्याग्रह हुए, तो हमने हर मुद्दा उनसे मंजूर करवाया, जिसके अमल के लिए फिर हमको ही लड़ना पड़ता है। तो आज यहाँ के अखिल गोगोई को हेमंत विश्वकर्मा अराजकता के प्रतीक बताते हैं। कौन अराजकता के प्रतीक होते हैं? भ्रष्टाचारी या आंदोलनकारी। जिनके मंत्री होते हुए राशन का घोटाला अखिल गोगोई और साथियों ने निकाला, उस समय भी हम आए थे यहाँ, इसलिए वो गुस्सा होंगे तो समझ सकते हैं। पर गुस्से में भी सच्चाई बताने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन वो हिम्मत इनमें नहीं है। कायरता से
वो अहिंसक सत्याग्रहियों को हिंसक बताते हैं, जेल बंद करते हैं, क्योंकि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये हमारा नर्मदा का नारा रहा है जो आज देश भर के आंदोलनकारी देते। और अखिल गोगोई हो या हम हो, हम आंदोलनजीवी तो है ही। वो क्या बुरा शब्द है? हम तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, इतना सुंदर शब्द ढूंढकर हमको दे दिया, क्योंकि आंदोलनजीवी का मतलब हमारे जीवन का हिस्सा है आंदोलन, और आंदोलन से ही जीने का अधिकार देश के सभी दलित, आदिवासी, कृषक, मजदूर, जो भी कम से कम आधार प्रकृति का और मेहनत का लेकर जीने वाले मेहनतकश है, उनके लिए आंदोलन ही उनके भी जीवन का आधार होता है। और इसीलिए आंदोलन जीवी कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग जब अयोध्या के मंदिर मस्जिद को लेकर आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि आंदोलन है, अब जो वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे पर मोदी जी ने कहा कि हम जल नियोजन ऐसा करेंगे कि वो आंदोलन बनेगा, तो मतलब वो भी आंदोलन का सहारा लेते हैं, आंदोलन शब्द को मानते हैं। तो आंदोलन जीवियों को क्यों धिक्कारते हैं, क्यों जेल बंद करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनकी जो चालें आज देश भर के किसान मजदूर जान गए हैं, वो है कॉर्पोरेटीकरण की। उनके नुमाइंदे नहीं, उनके पार्टनर्स एक प्रकार से बन गए हैं, अंबानी और अडानी जैसे। आपको पता है कि अब तो वो बात वायरल हो गई है कि गौतम अडानी को क्या नहीं दिया, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स क्या नहीं दिया, लेकिन उसके साथ ये जल देते हैं, ये ज़मीन देते हैं, तो किसानों के तो पूरे हक ही नहीं, जीवन के आधार छीन देते हैं। और गौतम अडानी उस पर से ही 384 करोड़ हर रोज की कमाई करते हैं। ये बात अब सब जगह फैल गई है। मुकेश अंबानी, ऑयल फील्ड का क्षेत्र है आसाम, और ऑयल इंडिया सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी रही है आसाम की। तो कल जबकि युवा शक्ति जय आय अखोम ये नारा दे रही थी, तो ये जय जयकार किस चीज का है? ये जय जयकार है आसाम की प्राकृतिक संपदा का, जो केवल संपत्ति नहीं है, वो जीने का आधार यानी संसाधन है। और ऐसे ऑयल जैसे संसाधन आज आसाम के लोगों को भी 80 रुपया ही लीटर का भाव देकर खरीदने पड़ते हैं। तो स्थानीय राज्य सरकार का ही नहीं, स्थानीय जनता का जो अधिकार होना चाहिए स्थानीय प्रकृति पर, वो किसने दिया है? यहाँ के आदिवासियों को जमीन का अधिकार किसने दिया है? यहाँ के नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे भी हैं और बाढ़ भुक्तभोगी भी हैं, तो उनको अधिकार किसने दिया है? अगर देते तो बाढ़ ग्रस्तों को ब्रह्मपुत्रा के किनारे के आज तक नुकसान की भरपाई मिल जाती है, और मूल आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिल जाता, जंगल का अधिकार मिल जाता। लेकिन वो एक हद के आगे यहाँ हुआ ही नहीं है। अखिल गोगोई और उनके साथी ऐसे हैं कि जहां अन्याय होता है पहुंचते हैं और मुद्दा उठाते हैं। आज जबकि 3 किसान विरोधी कानून मोदी जी ने थोपे हैं, थोपना चाहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखे, नहीं अमल में ला चुके। लेकिन कानून आने वाले हैं समझकर अडानी अंबानी ने अपने साइलोज बना दिए, केवल गोडाउन्स नहीं। और गोडाउन्स की कर हरियाणा से देने वाले जर्नलिस्ट के 4 दिन में हत्या करवाई, कौन कर सकते हैं हत्या? आज ये बात साबित है कि अगर इनके गोडाउन्स में इनका माल भरेगा, क्योंकि वो 1955 बंगाल के अकाल के समय जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया, उसको बदलकर जमाखोरी की छूट दी है, वो लूट की छूट है। अभी तक लूट ही रहे अडानी गोडाउन्स के नाम पर। आप सीएजी के रिपोर्ट्स देखिए, एफसीआई के गोडाउन्स कम पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा नहीं बनाते हैं, और अडानी के गोडाउन्स में रखने के लिए 4 गुना रेंट दे दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये भी रिपोर्ट अभी आई है कि करोड़ों रुपए इन्होंने अडानी को दे दिए, लेकिन प्रत्यक्ष में उनके गोडाउन का इस्तेमाल ही नहीं किया, पर पैसे दे दिए। तो ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं,
उनके गोडाउन्स में और साइलोज में अगर अनाज खाद्यान्न जो अत्यावश्यक वस्तु नहीं मानती है मोदी सरकार, ये आसाम की जनता ने समझना चाहिए। वो वहां भरेंगे तो एफसीआई गोडाउन के अधिकारी हमको कह रहे हैं हमारी तो नौकरी भी जाने वाली है, तो राशन व्यवस्था खत्म होने वाली है। नीति आयोग ने 2016 में ये कह दिया कि देश में राशन व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में वो 5 किलो अनाज मुफ्त मिला तो उसके लिए तड़पती रही हमारी महिलाएं। आपके आसाम के हजारों वर्कर्स महाराष्ट्र में जो काम करने आते हैं, कोई रेस्टोरेंट में कोई बिल्डिंगों में काम करते हैं, उनको रेलवे में बिठाने का काम हम सब साथी मिलकर कर रहे थे। नहीं दे रहे थे पीयूष गोयल गुवाहाटी की ट्रेन्स पूना के स्टेशन तक पहुंचाते, बंगाल की ट्रेन्स भी नहीं दे रहे थे, वो उनका राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन हमको पीछे पड़कर बंगाल के सीएस, दिल्ली के अधिकारी और महाराष्ट्र के अधिकारी हमको ये ट्रेन्स करवाने के लिए रात को 10-11 बजे तक वहीं डटे रहना पड़ता था। खैर वो हमारा कर्तव्य था। लेकिन ये जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो छोटे 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 किसान हैं, आत्मनिर्भर वो है, भारत नहीं आत्मनिर्भर न कोई बनाना चाहता है, लेकिन उनके लिए आज क्या मिल रहा है? हमारी मांग यही है। आज धान का रेट आप अगर 1800 नहीं 2200 भी लगाते हैं तो यहाँ तो 500 और 600 रुपये में बिका जा रहा है। तो पलायन नहीं करेंगे तो क्या? पर ये खेती आज तक उनके हाथ में है, वो भी बचेगी क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को छूट अभी कानूनन रूप दे दिया, एमएसपी को कानूनी रूप नहीं दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था भाजपा के, लेकिन उस पर का कानून अभी तक नहीं लाया। और ये जो बताते हैं कि हम एमएसपी दे रहे एमएसपी है रहेगी, नहीं, गलत है। वो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के आधार पर नहीं, ये कैलकुलेशन हमारे पास है हर फसल का, और 23 फसल की एमएसपी भी नहीं मिल रही है। 5, 6 और 15% लोगों को मिलती है। आसाम में तो मंडियां है ही नहीं, एपीएमसी एक्ट बना तो भी मंडियां कभी लगी नहीं, तो आपको वो अनुभव नहीं होगा। लेकिन अब जब ये कॉरपोरेट्स खेती के क्षेत्र में आक्रमण करके आ रहे हैं तो ये अहिंसक युद्ध होगा आम जनता की राशन व्यवस्था के खिलाफ और जमीन बचाने के खिलाफ। तो ये जमीन बेचने वाले लोग हैं और हम जमीन बचाने वाले लोग हैं, और हम जमींदार नहीं हैं। वो ही जमींदार रहने चाहिए जो वहां मेहनत करते हैं। ये हमारा मुद्दा है। मंडियां नहीं होती हैं तो लूट ही होती है। बिहार में भी 2006 से वही हुआ है। बिहार के भी हजारों लोग आते हैं। आसाम के पलायन करके लोग कहाँ नहीं जाते, तमिलनाडु केरला तक पहुँचते हैं। तमिलनाडु में उनको बंधक मजदूर कुछ लोगों को बना के रखा था, तो हमारे लोगों ने छुड़वाया था। नासिक से हमने छुड़वाया कुछ महिलाओं को, जो आसामीज युवतियाँ थी जो काम कर रही थी एक प्रोड्यूसर कंपनी में, पर उन्होंने फिर टिकट निकाल कर बिठा दिया। तो ये सब आंदोलनकारी करते हैं, पोल खोली केवल नहीं, संविधान विरोधी निर्णय और कानूनों का विरोध करते हैं। और गांधी जी ने वही किया था, और यही समय था 100 साल पहले 12 मार्च से 6 अप्रैल, जबकि दांडी यात्रा निकली थी और नमक सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि नमक पर टैक्स लगाया गया था। आज केवल एक वस्तु पर टैक्स नहीं, वस्तुओं की चोरी, ये जब शिरजोरी करने वाली सरकार ला रही है तो उसका विरोध करने के लिए जनप्रतिनिधि कहाँ है? जो जनप्रतिनिधि आज किसानों के साथ है वो राजनीति में उतरेंगे तो लोग सोचेंगे ही जरूर कि ये हमारे पक्ष में है। लेकिन जो किसान विरोधी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, कॉरपोरेट्स के नुमाइंदे हैं, उनको तो इस चुनाव में लोगों ने वोट नहीं देना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका है। हमारी सब चीजें हमने दलीय राजनीति में नहीं डाली है। हमारा आंदोलन तो इस चुनावों के आगे ही चलता रहेगा। लेकिन चुनाव में जो भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं और फिर 2 चुनावों के बीच में निर्णय उनके पक्ष में लेते हैं, क्योंकि उनके चंदे पर चुनाव चलते हैं,
उनके ही बॉन्ड्स भरे जाते हैं और उन बॉन्ड्स पर सूचना के अधिकार का कानून भी मंजूर नहीं करती है मोदी जी। तो दो चुनावों के बीच में जब वो निर्णय लेंगे तो आसामी जनता जागेगी और उनको समझेगा कि जो बाकी जगह पर जहां जहां एनडीए की सरकारें बैठी हैं वहां जो हो रहा है वो आसाम की जनता के साथ एक छलावा के रूप में हुए बिना नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर जिस एफडीआई का भाजपा पहले विरोध करती थी, सुषमा स्वराज जी जैसे तो एकदम अगुवाई में आकर विरोध करती थी। जबरन भूमि अधिग्रहण कानून जो ब्रिटिशों का था, उसका जब हमने विरोध जोरदार किया, नर्मदा से नंदीग्राम तक, कोई पार्टी देखकर हम विरोध नहीं करते हैं, न्याय अन्याय देखते हैं। तब भाजपा के भी बड़े सारे सांसदों ने 2013 में जो नया कानून जयराम रमेश जी ने लाया उसका समर्थन कर दिया। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, वो 2013 का कानून कहीं भी अमल में नहीं लाने दे रहे हैं। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर बनाते हैं वहां लोगों की जबरन जमीनें छीनते हैं और उनको सही दाम क्या, ग्राम सभा का अधिकार भी नहीं देते। आसाम की जनता ने ये जानना जरूरी है। 15 लाख नहीं मिले बैंक अकाउंट में, पर अभी जो कह रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास होगा, वही में नहीं मिलने वाला है। ये तो कॉरपोरेट्स के लिए उत्तर पूर्व भारत पर गीधों की नजर है कि यहाँ नदियां बह रही है, यहाँ जंगल है, यहाँ टिम्बर माफिया के पास पेड़ नहीं काटने दिए। तो ये प्रकृति के संसाधन उनके लिए कैपिटल है, पूंजी है, और उस पूंजी से उनको अपना मुनाफा, जिसके आंकड़े मैंने बताए रोज की कमाई के, वो और बढ़ाने हैं। चाय बागान की मजदूरी 176 रुपए आज भी है। क्यों? उसको भी एमएसपी चाहिए, वो भी प्राकृतिक उपज है, और चाय बागान पर हजारों मजदूर पलते हैं। लेकिन ये रोजगार की सोच इनमें नहीं है, इनमें केवल बाजार की सोच है, और इसलिए रोजगार विरुद्ध बाजार की लड़ाई है। ये जमीन बेचने वाले और जमीन बचाने वालों के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जनता के साथ देने वाले व्यक्ति अखिल गोगोई जैसे होना बहुत जरूरी है। किसी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है कि ये तत्काल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत ही छोटे स्तर पर उन्होंने सोच लिया है एक कदम रखने के बाद, और उनको जेल में डालकर ही तो टोल गेट्स लगाए गए। उनको जेल में डालकर जिसका विश्लेषण भी नहीं हुआ था कि असर क्या होने वाला है आसाम पर, वो बांध आगे बढ़ाए गए, और उनको जेल में डालकर ये जो चाहे मनमानी करते गए। जैसे लॉकडाउन का भी उन्होंने फायदा लिया, वैसे अखिल गोगोई को जेल में रखने का भी उन्होंने फायदा लिया है। पर आज कल मैंने देखा कि युवा शक्ति और पूरे लोग रास्ते पर खड़े रहकर जिस भावना के साथ अखिलता को याद कर रहे थे, कह रहे थे कि कहने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, वो एक अनोखा चित्र रहा है। तो मुझे लगता है कि आसाम बचाने के लिए और देश बचाने के लिए यहाँ की राजनीति में भ्रामक प्रचार, वर्चुअल प्रोपेगेंडा करने वाले आसाम पर कब्जा न करें, ये देखना जरूरी है। और एक बात, जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, आसाम से पलायन करने वाले मजदूरों को भी सोचना चाहिए कि जो अंतर्राज्य स्थलांतरित मजदूर कानून था 1950s का, वो आज नहीं रहा। उसके तहत हम कह रहे थे कि पूना के अंदर जो सिटीज विद इन सिटीज बनती है, उसके अंदर काम करने वाले बंगाल और आसाम के मजदूर 36वें मंजिल पर काम करते हैं, लेकिन टिन शेड में रहते हैं जहां पानी टपकता है। वाटर प्रूफिंग वाले मजदूर वाटर प्रूफिंग के बिना टिन शेड में रहते हैं। और लॉकडाउन में 1700 किलोमीटर चल के जाने लगे, तब हमको उपवास पर बैठना पड़ा था और हमने वहां रोक दिया। लेकिन आज वो कानून नहीं रहा। आज 29 कानून नहीं रहे केंद्र के, जो आज़ादी आंदोलन से निकले थे और सभी मजदूरों के पक्ष में थे। तो ये मालिकों को जरा दबा के रखते थे, निगरानी रखते थे।
और ये कानून खत्म करने वाली मोदी सरकार ही तो है, और ये अंडानी अंबानी के लिए तो कर रही है। तो सभी मजदूरों ने समझना चाहिए, वो ऑयल फील्ड के मजदूर हो, वो चाय बागान के मजदूर हो, या वो केरल या महाराष्ट्र में जाकर काम करने वाले पलायन के प्रवासी मजदूर हो, किसी के लिए आधार नहीं रहेगा कानून। आचार जो संविधा है वो कानून नहीं, वो नीति नहीं, वो संविधा है। संविधा का अर्थ मर्यादित होता है। मैं भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में केसेस लड़ती हूँ। आज देख रही हूँ कि वो कोड्स लेकर हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो आज ये स्थिति है। आज ब्रह्मपुत्रा को भी बचाने की जरूरत है। कौन बचाएगा? हेमंत विश्वकर्मा? कौन बचाएगा? तरुण गोगोई जी के सामने भी दुर्दैव से अखिल गोगोई को लड़ना पड़ा था, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को बहुत कावेरी तक ले जाने की बात करने वाले आज की खबर तो पढ़ चुके होंगे कि चाइना ने तो ब्रह्मपुत्रा को मोड़ लेना चालू किया, खो ही गई करीबन वो परियोजना। तो आसाम की बात किसने उठाई? बिहार बीच में है, गंगा के किनारे, किसने बात उठाई? केवल जन आंदोलनों ने बात उठाई है। तो कुछ तो आंदोलन जीवी जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। ये अराजकता के प्रतीक मानने वाले हेमंत विश्वकर्मा जैसे ये भी जानते होंगे कि आसाम में आज भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है। अब वो सत्ताधारी पार्टी में तब भी रहे और आज भी रहे, और तब भ्रष्टाचार था और आज भी चल रहा है। जगह जगह छोटे छोटे हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, यही आम लोग मुझे कल कहने लगे। तो उसके सामने लड़ने की हिम्मत वाले कुछ जनप्रतिनिधियों का मैं आपको भी कहती हूँ, आप माध्यमों का कॉर्पोरेटीकरण भी देख रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। माध्यमों में, मीडिया में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि मीडिया के कॉर्पोरेटीकरण एक बात है, पर अगर खेती में कॉर्पोरेटीकरण होगा, अगर कॉर्पोरेट कंपनियों को पूरी लूट की और मजदूरों को निकालने की छूट मिलेगी, तो लड़ने के लिए अखिल गोगोई चाहिए। तो ऐसे जो थोड़े से लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको समर्थन माध्यमकर्ताओं का भी मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहती हूँ। आपको कुछ सवाल हो तो पूछिए। लेकिन आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने क्या अभी बहुत कुछ करके नहीं दिखाया है, पर और 5 साल आप उनको देंगे तो वो क्या करके दिखाएंगे, ये आसाम की जनता चुनाव के पहले समझेगी और आपके विवेक के आधार पर वोट देगी, तो अच्छा होगा। यही हमारा मन। Pardon me? Yes. No, it's not only in Delhi, it is in every state now. Yes. But still the people have witnessed a sizable number of participants from Assam as well as from other states of North. So under this given situation, do you think this farmers movement anyway will help in convincing the voters to vote for the rising or not for people? No, the Assamese are subsistence farmers mostly. They also no, but they know the situation because the mandis are not here. So that APMC Amendment Act is not concerned with Assam, and contract farming has not yet come here. But in Punjab, in Gujarat, in Maharashtra, in Madhya Pradesh, whatever few contracts the companies had entered in, they have cheated the farmers. In Gujarat last year, there was a big fight against PepsiCo company. And that was by the potato growers, because they always commit to purchase while they invest. But why is investment necessary to come from the companies? Because even the minimum support price is not given. So it is only in loss that the agriculture is carried out by most of the farmers, more than 70% farmers. And every hour at least 3 farmers are committing suicide. Even in Punjab, it is not only tractor owners agitation, not at all. I have come here from Singhu and Tikri border. So you come and see. Somewhere their son might have given them one air conditioner. Immediately BJP IT cell jumps into the fray and say it is all air conditioned Andolan. So what a fake propaganda. But in Punjab also every year 1,000 farmers commit suicide. So keep in mind,
that this is what Assam has not yet experienced, because Assam's agriculture is more or less self-reliant. They are growing and having their own food security. But that food security and that agricultural land ownership also will be lost if the contract farming takes over the whole of the country's agriculture sector. And they will change the culture of agriculture, because they will not grow the eatables, the food crops. They will go for cash crops. They want profit over people. And that is what has happened. In Gujarat, sorry, I left it halfway. They commit to purchase, but they don't purchase. When it comes up, they bargain to bring down the price as much as possible. In Hoshangabad district, they did this with the wheat growers. In Maharashtra, Satara district, they played the farmers. And in Gujarat, the farmers had to fight legal battle and the ground level battle as well, and then they won it. They won the battle, but that is not easy. Everywhere these companies are cheating. Why is Modi government giving them a special law supporting contract farming and mentioning clearly that the farmer cannot go to any court if there is a dispute? They can only go to SDM and the collector. Now, after 10 dialogues, 10 times the discussion took place, then once on 9th December, whatever they have given us as a proposal for amendment in these three laws, there they have mentioned that, okay, we are ready to amend it and allow the farmers to go up to civil court. Do you think any magistrate in the civil court will ever give a judgment against the big corporate investors? Even Supreme Court doesn't dare do that. That is the experience of all of us. So it is very necessary to understand. And as I said, the PDS system in which the corruption was found out and exposed, and some people had to face punishment. If not Hemant Vishwakarma himself, ministers never face punishment. Their officials and small employees face punishment. But then they cannot get away with the responsibility and accountability principle. But that PDS is not going to be continued anymore. Niti Aayog and Shanta Kumar committee has already said it, and they are instead going to put some money in DBT account, through DBT. That will go to the liquor shops, not to the ration shops. So, if we compare all these split areas, there are not less than 30 assembly constituencies. So, and these 30 constituencies are only in the line of P7. So, under this circumstance, anyway, so this the caste is factor for this equal election. I don't know whether it will be a factor. Hemant Vishwakarma counts all factors, I am told. This is no factor and he is no factor and she is no factor and all. But I only know that we support secularism, Sarva Dharma Samam. I also know that Assam, Bengal are the lands where communalism had no entry. Even during the freedom movement here, martyrs have sacrificed for our freedom. In Punjab, it was at the highest level. 2,100 out of 2,600 martyrs during freedom movement were from Punjab. We are going to have a Mitti Satyagraha Yatra, remembering that martyrdom and linking it with the martyrdom of not less than 280, that is the present figure, martyrs during the present farmers movement. I will tell you about that. That's our next program. But I know that the Akhil Gogoi has always been for the Sarva Dharma Samabha. He was the one who brought together the various organizations in Assam, and when he was sitting at Jantar Mantar, myself, Yogendra Yadav, all of us had reached there.
So that is otherwise the history of Assam is different. But whatever happened in Assam in the name of NRC also has taught the whole country a large way. Because even Hindus were not spared. They were also in the detention camps. And they also faced the hell. So that history of Assamese is different. You needed NRC, but even that 71 cutoff date is not yet implemented. So it's all haywire. बोलना, चुनाव के लिए एक एक मुद्दा काम में लाना, बाद में छोड़ देना, जो भुगतेगा वो भुगतेगा, ये मोदी सरकार की एटीट्यूड है. वो न घोषणा पत्र को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं भाई. तो बोलने की बात ही अलग है. नहीं तो देश की सार्वजनिक उद्योग BSNL, BPCL, रेलवे विथ 12 लाख एम्प्लॉइज, ये क्या बेचे जाते हैं? रेलवे के स्टेशन पर कुर्सी पर बैठने के लिए भी पैसे ले लेंगे, ये मैं कहती हूँ. हमारे कर्मचारी है रेलवे में, जो ऑल इंडिया यूनियन है उसके हमारी भी यूनियन हिस्सा है. तो 10 लाख हमारे मेंबर्स है रेलवे कर्मचारी. बोल रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, पर देश जिंदा नहीं रह पाएगा ना. सार्वजनिक संपत्ति जब बेची जाएगी, यहां 1500 स्कूल्स मर्ज करके एक शाला एक परिसर, ये जो नई योजना लाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी देखो. दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स कॉर्पोरेट एजुकेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर. मध्य प्रदेश में 9000 आदिवासी स्कूल्स बंद किए हैं शिवराज सिंह चौहान ने आते हुए तत्काल, जिसके लिए कितनी बड़ी खरीदी बिक्री हुई उसकी चर्चा आपको मध्य प्रदेश में आकर सुननी चाहिए. कितने करोड़ रुपए ये लगाते हैं, ये कहां से आते हैं? ये कंपनियों से ही आते होंगे. और सब जगह चर्चा चलती है ये कितने करोड़ में खरीदे गए, ये कितने करोड़ में बेचे गए. आसाम में ये चुनाव के बाद भी हो सकता है, पर समझना चुनाव के पहले चाहिए जनता को कि ऐसा अदल बदल करने वाले, वहां नंदीग्राम में क्या चल रहा है? शुभेंदु अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट थे, नंदीग्राम संघर्ष में हमारे साथ थे. हम कोई पार्टी के साथ नहीं थे, पर लोगों के साथ थे. शुभेंदु अधिकारी आज वहां चुनाव में क्यों उतरे? बीजेपी की तरफ से उनको CBI के नोटिस और उन्हें बदल दिया. तो यही हो रहा है. इसके सामने अखिल गोगोई चाहिए. बहुत बड़ी नहीं, ऐसी कोई एम्बिशियस बात उनके मन में भी नहीं है. मैं अभी हॉस्पिटल में मिलके आई. मैं तो प्रकृति उनकी तबीयत पूछने के लिए गई थी. उनका बेटा भी बहुत बीमार पड़ा था, पर बेटा भी कल रैली में शामिल था, तो वो भी अब हिम्मत से सोच रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है. तो अखिल गोगोई जी के अकेले से पूरे अशुद्ध देश हो जाएगा, ऐसा कोई झूठा आश्वासन देने या दावा करने की हमको तो ज़रूरत नहीं है, न खुद अखिल दा कर रहे हैं. इतना ही कहना है कि भाई कोई हस्तक्षेप होना चाहिए, कोई इंटरवेंशन होना चाहिए, अंदर भी कुछ आवाज़ उठना चाहिए. हम तो है ही बाहर, हम तो लड़ेंगे ही, अंदर भी आवाज़ उठना चाहिए. आज किसानों की आवाज़ कुछ पार्टियां उठाती हैं तो अच्छा है, बट कुछ ही राज्यों ने नए कानून लाए हैं जो सरकार का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है. APMC क्या, कृषि संबंधी सभी कानून लाने का अधिकार अंडर एंट्री 47 अंडर एंट्री 14 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल 7th लिस्ट, स्टेट लिस्ट. मैं अब भी संविधान निकाल सकती हूँ, इधर ही है. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अखिल गोगोई के अंदर जाने से जो बाहर जनता लड़ रही है, त्रस्त है, जो न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उसकी आवाज़ आप सब लोगों के माध्यमकर्ताओं की भी आवाज़ उठाने का एक चैनल बन जाएगा. आई नॉट भविष्य बताने वाली मैं तो नहीं हूँ, स्टोरी टेलर भी नहीं हूँ. आई विल ओनली से दैट यस्टरडे आई कुड सी ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम नॉट ओनली द पीपल इन द टाउनशिप, बट संदीप पांडे और सुनीलम जी रूरल एरियाज़ में गए थे, मैं तो नहीं जा पाई. उन्होंने भी यही खबर लाई है कि लोग समझ रहे हैं कि अब कोई उनको जुझारू
जनप्रतिनिधि चाहिए अखिल गोगोई के जैसे। पर मैंने उनको कहा भाई लास्ट 2 days एंड नाइट्स में ही तो बांटे जाते हैं, यहाँ तो मंगलसूत्र भी बांटे थे ना, लैपटॉप भी बांटे जाते हैं, शराब और पैसा तो आम बात हो रही है। How will he will raise the issues inside? No, if he wins, then what are the chances of his getting out from the detention? I don't link these two things right now. Although the people the youngsters were giving slogans, अखिल गोगोई को मुक्ति दो, मुक्ति दो, तो मैंने उनको कहा कि आसाम को मुक्ति दो, ये बात होनी चाहिए। अखिल गोगोई एनआईए के कब्जे में है और एनआईए ने जिस प्रकार से झूठी केसेस लगाई है, नीचे गया, झूठी केसेस लगाई है उन पर, तो वो मनमानी है, पर उनकी छुटका होगी जरूर, आज नहीं तो कल होनी ही पड़ेगी। और वो अंदर रहते हुए उनके जो यंग कैडर्स जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक पैसा न लोगों को देते हुए रैली हो गई कल की पदयात्रा। लोग पैसा देकर ट्रक खड़े कर कर तो रैलियां कई पार्टीज निकालती है, और इनकी अभी कोई पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है, होने नहीं दी। लेकिन लोगों ने जिस स्वयं स्फूर्ति से कल के इसमें पार्टिसिपेशन किया था, वो बहुत ही आशादायक चित्र है। So he will be directing from his hospital, and his cadets will be conducting into the conveying into the. No, he is not directing from the hospital. Police were standing in the doors and entering and sitting. So they must be recording also. Why does he have to direct? He doesn't have to If he direct. wins, I'm asking for a scenario. If Akhil Gogoi wins, then what will happen next? That's what I was asking. I hope that will be considered by all the agencies of the government, that the people's power cannot be ruled out. And then the decision, I hope, will be in favor of not only Akhil Gogoi, but in favor of people. आपको टोल नहीं करने पड़ता अगर अखिल गोगोई बाहर होता तो ये सबका फायदा, सबका विकास। एनीथिंग एल्स? ब्रह्मपुत्रा और आसाम बचाने के लिए भी अखिल गोगोई की ज़रूरत है। मैं अभी उस पर नहीं, पर उसने जो अभ्यास किया है और जो ऑर्की पार्क खड़ा किया है काजीरंगा के पास में, उसमें जो जैव विविधता रखी है, ये सब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और नेचर तीनों के भविष्य के दृष्टि से जो सोच है आज, वो केवल ग्रेटा थेनबर्ग की नहीं हो सकती है। वो आसामी, बंगाली, नर्मदा घाटी के लोग, ब्रह्मपुत्रा के लोग, सबकी होनी चाहिए। वो किसी जनप्रतिनिधि में है क्या? आसाम में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है जो खड़ा हो जाएगा अगर लोग काजीरंगा से एविक्ट किए जा रहे हैं, तो उसमें भी खड़ा होगा और दूसरी बाजू प्राकृतिक जैव विविधता का एक बड़ा प्रतीक ऑर्की पार्क खड़ा करेगा। है जनप्रतिनिधि, वो आरटीआई का इतना उपयोग करेगा जितना अखिल गोगोई ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी की भी कोई गलती हुई तो अखिल गोगोई सामने जाकर पूछता था, ये हमने देखा है। सो ही इज नॉट अ कायर, ही इज नॉट अ डरपोक पर्सन, is fearless, and that fearlessness is always associated with non-violence, not violence. And ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, विकास में तो मास लिंचिंग होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। हमको 35 साल क्यों लड़ना पड़ा नर्मदा में? क्या ब्रह्मपुत्रा के लोग भी 35 सालों तक लड़ते रहेंगे बांध बनने के बाद? और सभी कंपनियों का पैसा और 68,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स। आसाम को कितनी बिजली चाहिए? आपको 25,000 भी बहुत हो गई। लेकिन आपकी संपत्ति को लूटना, जैसे नेपाल को लगता है लूट जाना, यही नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हरदम हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट की यहाँ की ओरिजिनल लीडरशिप चाहिए जो इन सब मुद्दों पर समझेगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल। आज अभी मैंने देखा विलेज स्वराज का किताब अखिल भाई के यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर के किताब पढ़ा है, योगा का किताब भी पढ़ा है, उसको योगा का टीचिंग चल रहा था।
वो ट्रेनर आई थी और बैठी थी। तो वो एक ओवरऑल इंसानियत की बात और जीवन की बात सोचने वाले आंदोलनजीवी है। तो हमको लगता है कि ऐसे कुछ प्रतिनिधि तो होने चाहिए। किसानों को की अवमानना करने वाले को तो वोट नहीं देना चाहिए, ये हमारा मानना है। मैं उसी के लिए आई हूँ। धन्यवाद।